हाय फ्रेंड्स, मैं कांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको अलग अलग स्टेट के पेपर भी करना आवश्यक है, तो मुझे ये छत्तीसगढ़ सुपरवाइज़र का पेपर मिला था, तो वो आपके लिए सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपको भी अलग अलग शिफ्ट में पेपर मिलते हैं और सॉल्व किए हुए नहीं मिलते हैं और आप उसको चाहते हैं सॉल्व कराना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, तो पेपर सॉल्व करा दूँगी। क्योंकि उससे संबंधित और उससे मिलते जुलते प्रश्न, जो भी सिलेबस, जहाँ जो भी कॉमन सिलेबस है छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक और हमारे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर करना। हो सकता है किसी शिफ्ट में हूबहू पेपर आपका वहाँ से फंस जाए, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। एक पेपर मुझे मिला था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको अगर मिलते हैं अलग अलग शिफ्टों के, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं अब आपको सॉल्व करवा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान उसी पेपर का ही पेपर में से ही करवा रही हूँ, अलग से नहीं लिखा है मैंने। गर्भावस्था के दौरान जो फॉलिक अम्ल होता है, उसका समुचित सेवन क्या काम करता है? तो गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल का समुचित सेवन क्यों आवश्यक है? देखो, जो फॉलिक अम्ल होता है, जो आयरन होता है, आयरन के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फॉलिक अम्ल को विटामिन के तौर पर बोला जाए तो विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल बोला जाता है, और ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। फॉलिक एसिड की कमी अगर हो जाती है तो होमोसिस्टीन नामक एक रोग होता है, वो हो जाता है। और फॉलिक एसिड आपसे बोले किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B9, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सभी में ही फॉलिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन B9 को स्पेशली फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा फॉलिक अम्ल के बारे में। अब यह पूछ रहे हैं, इनमें से समुचित सेवन करने से क्या होता है? गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकार होने से बचाव करता है, ये सही है। दूसरा है, जन्म के समय शिशु का सही वजन रखने में सहायता करता है, ये भी सही है। रक्ताल्पता की संभावना को कम करता है, ये भी सही है। तो ये उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड के सेवन में ये सभी चारों के चारों आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में दिशा निर्देश में संशोधन उपरांत किसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया? देखो, लाभार्थी के रूप में गर्भवती महिला भी शामिल है, धात्री महिला भी शामिल है, और 3 से 6 वर्ष के महिला बच्चे भी शामिल हैं। इसका ये आंसर मैंने यहाँ पे इसलिए रॉन्ग लिखा है क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि क्या शामिल नहीं किया गया है 2022 में। इन सभी को शामिल किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है कि इनको शामिल नहीं किया गया है। ज़्यादा से तो ये गर्भवती, धात्री और 3 से 6 वर्ष के बच्चे मान सकते हैं। किशोरी बालिका जो है वो इसके अंतर्गत शामिल होना नहीं माना जाएगा। जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है 2022 में, ये छत्तीसगढ़ के लिए है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने क्रॉस भी कर दिया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो इसलिए इस योजना को नहीं करना है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में शामिल की बात की जाए, तो गर्भवती महिला, धात्री महिला, 3 से 6 वर्ष के बालक, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। गर्भवती, धात्री और 3 से 6 वर्ष के बालक, किशोरी बालिका इसमें शामिल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आंगनवाड़ी केंद्र? देखो, ये छत्तीसगढ़ की बात है, तो ये नहीं करना है। अगला है, राज्य में कुपोषण एवं एनीमिया को कम करने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कौन सा अभियान आरंभ किया गया? सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, या मुख्यमंत्री बाल सक्षम योजना? तो ये जो कुपोषण और एनीमिया को ख़त्म करने के लिए जो योजना आरंभ हुई है छत्तीसगढ़ में, और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जिसको आरंभ किया गया है, वो हो जाएगी आपकी पोषण अभियान। किसको आरंभ किया गया है? पोषण अभियान को आरंभ किया गया है। अगला है, सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय प्रदान करने की अधिकतम अवधि क्या है? सखी वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं जिसमें अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है। महिलाओं को अगर कोई आश्रय नहीं है, तो उसके लिए महिलाओं को आश्रय प्रदान किया जाता है। तो वो कौन है? तो कितने दिन का आश्रय प्रदान किया जाता है? 5 दिन का आश्रय प्रदान किया जाता है सखी वन स्टॉप सेंटर में। अगला है, भारत शासन द्वारा कब जेंडर बजट को अपनाया गया? तो 2005-6 में। कब अपनाया गया भारत शासन द्वारा जेंडर बजट को? 2005-6 में जेंडर बजट को अपनाया गया, याद रखिएगा। कब अपनाया गया जेंडर बजट को? 2005-6 में अपनाया गया।
ये तो आपका नहीं है, किन जिलों में लिंगानुपात, ये छत्तीसगढ़ की बात है तो ये नहीं करना है। इसके अलावा जो वजन त्यौहार है वो किस वर्ष से, ये आंगनवाड़ियों में वजन त्यौहार मापा जाता है कि कहीं कोई बच्चा जो है वो उसकी जो वजन है वो कम तो नहीं है, जो एक मानक वजन बताया जाता है। जैसे कि बच्चा अगर पैदा होता है तो बोलते हैं कि उसका वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो जो अगर होता है तो वो अच्छा वजन माना जाता है, अगर उससे कम होता है तो बच्चे कम वजन के होते हैं। तो इस प्रकार से वजन त्यौहार मनाया जाता है। तो वो किस वर्ष से मनाया जा रहा है? 2012 से। प्रदेश में वजन त्यौहार कब से मनाया जा रहा है? 2012 से मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारे महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है, आप देख सकते हैं। मेरा जो महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है उसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है जिसमें 3000 प्लस MCQ है। कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिस दिया जाता है। डेली हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं, डेली ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है, डेली टॉपिक तैयार किए जाते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। कोई भी धारा हो उसको बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार करवाया जाता है। कोई अधिनियम है तो उसको बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। कोई भी प्रबंध का कोई टॉपिक है या कोई सिद्धांत है तो ट्रिक बनाकर याद करवाया जाता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, टोटल 7 बुकलेट हैं जो आपके घर आएंगी। इसमें टोटल 7 बुकलेट आपके घर आएंगी। साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाएगा जहाँ पे आपको हम तैयारी कराते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है जहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं। सारा कुछ आपको 1499 में मिल रहा है। ये 7 बुकलेट आपके घर पहुँचेंगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, तुरंत आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेते हैं जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। सारे के सारे अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम पेपर भी हम वहाँ पर सॉल्व कराते हैं। कठिन से कठिन टॉपिक को किस तरह से आप याद कर सकते हैं, हर कुछ नहीं पढ़ाना है जो एग्ज़ाम में आना है, केवल हम वही पढ़ाते हैं। चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे हमारे नोट्स के माध्यम से हो, और चाहे हमारे नोट्स के ग्रुप के माध्यम से हो। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के तहत कौन हितग्राही है? 11 से 14 समूह की बालिकाएं, 14 से 18, 11 से 18 राज्य की सभी जिलों की बालिकाएं, या 11 से 18 वर्ष की आकांक्षी जिलों की बालिकाएं। तो जो 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो सभी किशोरी बालिका में हितग्राही में आती हैं। किशोरी बालिकाओं की कोई भी योजना चलेगी और उसमें हितग्राही की बात करेंगे तो कितनी उम्र की बालिका आ जाएंगी? 11 से 18 वर्ष की बालिका उसमें आ जाएंगी। अगला है गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? भ्रूण का न्यूरोलॉजिकल मतलब जो दिमागी विकास होता है वो बाधित होता है, बिल्कुल सही है। और भ्रूण हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब उसमें जो होती है थायराइड ग्रंथि का जो स्नाव होता है वो कम हो जाता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। भ्रूण का दिमाग कम विकसित होता है, उसी को ये बोलते हैं थायराइड ग्रंथि में से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है वो कम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति सही हो जाती है। तो आपको याद रखना है गर्भावस्था के दौरान यदि आयोडीन की कमी होती तो क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल विकास बाधित होता है। दूसरा क्या होता है? भ्रूण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा HB स्तर मतलब हीमोग्लोबिन स्तर बोलेंगे, कौन सा HB स्तर गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया को दर्शाता है? मतलब महिलाओं में एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है, कौन सा HB का स्तर या जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो ये बताता है। तो ये अगर 10 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम होता है तो ये क्या बताता है कि गंभीर एनीमिया है। 10 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है तो जो महिला है वो एनीमिया की शिकार होती है, और अगर गर्भवती महिला है तो उसको 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन का स्तर है। मेनली महिलाओं में 13 तक जो एक आदर्श हीमोग्लोबिन होता है 13 तक होना चाहिए, और जो मेन होता है आदमी होता है उसमें 16 तक होना चाहिए। तो ये अगर 10 अगर हो जाता है, वैसे तो 13 से कम ही कम होता है, लेकिन अगर 10 तक की स्थिति हो जाती है तो वो गंभीर एनीमिया को दर्शाता है। और यहाँ एनीमिया की ही बात हो रही, गंभीर एनीमिया की बात हो रही, तो क्या आ जाएगा? 10 ग्राम पर डेसीलीटर। 10 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम होता है, 10 ग्राम से भी अगर कम हो जाता है तो वो गंभीर एनीमिया को गर्भावस्था में बताता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन डेली हमारे जो ग्रुप मिलेगा आपको हमारे नोट्स के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन मैं वहाँ पे करा रही हूँ। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, डेली क्वेश्चन भी दे रही हूँ। ये जो पेपर है सॉल्व किया हुआ भी हम हमारे ग्रुप में ही भेजेंगे, वहाँ इसका फिर टेस्ट भी लेंगे। एक एक टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है, चाहे आंगनवाड़ी के संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे आंगनवाड़ी का पोषण संबंधित क्वेश्चन हो, किस उम्र में कितना पोषण दिया जाता है, सारा कुछ हम ग्रुप के माध्यम से आपको करवाएंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपका 100% सुपरवाइज़र में सिलेक्शन होगा।
और जो मैं दे रही हूँ अगर आप वो फॉलो करते हैं, वो तुरंत के तुरंत अगर याद करते हैं तो 100% आप सिलेक्शन लेंगे। पोषण माह का आयोजन वर्ष के किस माह में किया जाता है? मार्च, जुलाई, सितंबर या दिसंबर? तो जो पोषण माह होता है वो सितंबर के पहले वीक में ही मनाया जाता है। यहाँ पे माह पूछा है तो सितंबर याद रखिएगा। पोषण माह का आयोजन किस माह में किया जाता है? सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। अगला है विशुद्ध स्तनपान। विशुद्ध स्तनपान से मतलब होता है कि केवल स्तनपान ही कराना, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देना। तो जन्म से 6 माह तक जो बच्चा होता है उसको केवल और केवल स्तनपान ही कराया जाता है और कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खिलाई जाती है। तो जन्म से 6 माह तक की आयु का जो स्तनपान होता है उसे विशुद्ध स्तनपान कहते हैं। कितना? जन्म से 6 माह तक की आयु का जो स्तनपान है। अगला है छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लागू करने वाला प्रथम जिला है? ये हमारे यहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे यहाँ भारत का पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक साथ लागू हुई थी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में कहाँ से हुई थी? भारत में हरियाणा में एक पानीपत नाम की जगह है, वहाँ से पानीपत का आपने युद्ध सुना होगा, 1526 में हुआ था। तो वहाँ पर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ हुई थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ का जो लिंगानुपात है वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में जो भिंड मुरैना है वहाँ का लिंगानुपात कम है। तो ऐसे ही क्षेत्रों से इनकी महिलाओं को बेटी बचाने के लिए, ज़्यादा भ्रूण हत्या ना हो, है ना, लिंगानुपात को सुधारने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था 2015 में। 22 जनवरी 2015 को आरंभ हुआ था इसका। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का बाल लिंगानुपात। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का तो पूछेंगे नहीं, हमारे यहाँ किसका पूछेंगे? मध्य प्रदेश का पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? 918 है। वैसे अगर लिंगानुपात की बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 931 है। भारत का 943 लिंगानुपात है, मध्य प्रदेश का 931 है। और अगर टोटल बात की जाए ओवरऑल बाल अनुपात की तो मध्य प्रदेश का बाल अनुपात कितना है? 918 मध्य प्रदेश का बाल अनुपात है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का बाल अनुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का बाल लिंगानुपात बाल लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 918 है। अगला है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कितने आंगनवाड़ी और कितने मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं? चूँकि ये छत्तीसगढ़ का पूछा है, लेकिन आपसे क्या पूछेंगे? आपसे मध्य प्रदेश का पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश में 84,465 आंगनवाड़ी हैं और 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं। याद रखना कितने? 84,465 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र। ये 2022 लास्ट तक का डाटा आया है सामने। तो यही आपको याद रखना है कि लगभग 84,465 या 85,000 कुछ आंगनवाड़ी केंद्र अभी वर्तमान में स्वीकृत भी हुए हैं। तो लगभग 85,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं। मुख्यमंत्री जो बाल संदर्भ योजना है इसमें कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है? बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श सुविधा, हितग्राहियों को परिवहन सुविधा। देखो, परिवहन सुविधा नहीं दी जाती है, बाकी विशेषज्ञों को परामर्श सुविधा, विशेषज्ञों की परामर्श सुविधा ले सकते हैं बाल रोग जो बच्चे हैं। इसके बाद हितग्राही चिकित्सा परीक्षण भी ले सकते हैं, हितग्राहियों को उपचारात्मक आहार भी दिया जाता है, लेकिन परिवहन सुविधा हितग्राहियों को इसमें नहीं दी जाती है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ 2009 में आरंभ हुई थी। कोलोस्ट्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यह शिशु को माता से प्राप्त होने वाला प्रथम प्रतिरक्षण है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये विटामिन ए से भरपूर होता है, ये भी सही है। इसमें प्रोटीन अधिक होता है, ये भी सही है। ये अपाच्य होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह से पाच्य होता है, बच्चे को अच्छे से ये पच जाता है। पहला माता का जो पहला दूधपान होता है उसको ही कोलोस्ट्रम बोलते हैं और ये बच्चे को प्रतिरक्षण शक्ति प्रदान करता है। उसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है। प्रोटीन भी इसमें मतलब ऐसा बताते हैं कम से कम 8 से 10 गुना प्रोटीन होता है नॉर्मल दूध की तुलना में। कोलेस्ट्रॉल में बच्चे को बहुत अच्छा प्रोटीन इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। ये अपाच्य होता है, ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला है पेंटावेलेंट टीका जो होता है वो किन बीमारियों से बचाव करता है?
पोलियो मस्तिष्क ज्वर में नहीं करता है, दस्त मस्तिष्क ज्वर में भी नहीं करता है, पोलियो निमोनिया में नहीं करता, काली खांसी में पेंटावेलेंट वैक्सीन में आती है, डिप्थीरिया भी आती है। मतलब जो डीपीटी पूरा है, वो डीपीटी की जो वैक्सीन होती है वो डीपीटी पूरा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। पर्टूसिस को काली खांसी बोलते हैं, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हिब आ जाएगा जिसमें निमोनिया भी शामिल होता है। तो ये पांचों जो रोग हैं उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो इन्हीं सब रोगों के लिए दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन का मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी, जिसमें हम सारे जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसकी वैक्सीनेशन के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, जिसमें 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक है, जिसका भी मैंने शाम को एक वीडियो भी डाला हुआ है। नहीं देखा है देख लीजिएगा, 8 बजे समथिंग को वीडियो आया था। इसके अलावा 2017 के जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी चल रहे हैं, मॉडल पेपर भी मैं करवा रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से। इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज़ भी ए सीरीज़ के नाम से चल रही है, और योजना, ये सारे टॉपिक आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और ये निःशुल्क हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। साथ में अगर आपने कहीं से भी नोट्स नहीं लिए हैं और आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली का टारगेट बनाकर टॉपिक याद करना चाहते हैं, डेली का अपने सहपाठियों से कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स ज़रूर ले सकते हैं। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है। देखो, डेंगू तो एडीज मच्छर द्वारा होता है, जलजनित नहीं होता है। फ्लू भी वायरल के कारण होता है, ये भी नहीं होता है। खसरा भी जो होता है रूबेला वायरस के कारण होता है, तो ये भी जलजनित रोग नहीं है। टाइफाइड जो होता है ये जलजनित रोग है। वैसे ये इसको साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये टाइफाइड हो जाता है। इसको जलजनित रोग भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जलजनित रोग कौन सा है? टाइफाइड। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसका विडाल परीक्षण इसमें किया जाता है टाइफाइड में, ये भी याद रखिए। टाइफाइड से निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडाल परीक्षण टाइफाइड के निदान से किया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 से लागू हो गई थी, 2016 में इसकी घोषणा हुई थी। बोल रहे हैं इसमें कौन सा सत्य नहीं है? पहला है, महिला को प्रथम जीवित 2 संतान के लिए लाभ मिल सकता है, जबकि बशर्ते द्वितीय संतान बालिका हो। ये अभी पहले संतान की ही क्राइटेरिया रखा है, आगे भविष्य में दूसरी संतान पे भी पैसे मिल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो पहला सही है क्योंकि यहाँ पे सत्ता लिखा है। दूसरा है, प्रथम संतान के मामले में 5,000 की राशि 2 किस्तों में दी जाती है, बिल्कुल सही है। द्वितीय संतान के मामले में 6,000 रुपये की राशि 1 किस्त में दी जाती है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे संतान के बारे में कोई क्राइटेरिया भी नहीं दिया है। सभी नियमित शासकीय सेवारत गर्भवती स्तन वाले प्राप्त करने वाली योजना इसकी लाभ की हकदार रहेंगी। सारा इसमें सही रहेगा, केवल ये सी वाला इसमें रॉन्ग रहेगा। जन्म के समय कम वजन वाले शिशु से कैसा आशय है? यदि बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम होता है तो वो कम वजन की श्रेणी में आ जाएगा। 2.5 किलो का मतलब क्या हो जाएगा? 2500 ग्राम से कम। 2.5 किलो का मतलब क्या होता है? यदि बच्चे का जो वजन हो 2500 ग्राम से कम हो तो वो किस में आ जाता है? तो उसको हम जन्म के समय कम वजन वाले शिशु में बोलते हैं, और इसको वेस्टिंग भी बोला जाता है। वेस्टिंग भी इसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उसको बोला जाता है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं। तो याद रखना, जन्म के समय 2500 ग्राम से कम वजन वाला जो बच्चा होता है वो उसको कम वजन वाला शिशु बोला जाता है। अगर 2500 से अधिक होता है, 2500 ग्राम से 3500 ग्राम तक का जो बच्चा होता है वो अच्छा माना जाता है, और 3-3.5 किलो का बच्चा एक अच्छा आइडल वेट माना जाता है। अगला है, ऊपरी आहार को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में समुदाय आधारित कौन सी गतिविधि है? अन्नप्राशन। बच्चे को पूरक आहार के साथ ऊपरी आहार दिया जाता, मतलब बच्चे को माता के दूध के साथ पूरक आहार दिया जाता है, ऊपरी आहार जो दिया जाता है उसके लिए जो आंगनवाड़ी में अपनाई जाती है ये अन्नप्राशन गतिविधि, यही ऊपरी आहार को प्रोत्साहित करने वाली विधि है। तो याद रखिएगा कौन सी गतिविधि है? समुदाय आधारित गतिविधि है अन्नप्राशन। ये काय के लिए है? ऊपरी आहार को प्रोत्साहित करने के लिए है।
अगला है नीचे दिए गए पोषक तत्व और उनकी कमी से होने वाले विकार बताना है। तो देखो विटामिन ए की कमी से बिटॉट स्पॉट हो जाता है, आँखों में एक रोग होता है जो जिसमें धब्बे आ जाते हैं आँखों में। तो ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म हो जाता है और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाता है। सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। बिटॉट स्पॉट कहाँ पे होता है? आँख में होता है विटामिन ए की कमी से। आयरन से एनीमिया, ये आपको पता ही है। और आयोडीन से क्रेटिनिज्म हो जाता है। और प्रोटीन से क्वाशियोरकर, प्रोटीन से मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों ही हो जाता है। जो क्वाशियोरकर होता है वो बच्चों में होता है और मरासमस जो होता है वो युवाओं में होता है। अगला है NEGD द्वारा, ये गवर्नमेंट की एक साइट है जो ई गवर्नेंस संस्थान जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस संस्थान। इन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा किसने किया है? ये NEGD द्वारा किया गया है। मतलब जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस संस्थान होते हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पोषण ट्रैकर ऐप बोलते हैं। NEGD द्वारा इसको जारी किया गया है। किसने इसको जारी किया है? तो NEGD द्वारा इसको जारी किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो संस्थान होते हैं उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप को, बच्चों का पोषण संबंधी जांच के लिए कितना पोषण होना चाहिए ये सब के लिए एक ऐप जारी किया गया। आंगनबाड़ी में ये पोषण ट्रैक दिया जाता है। यदि जन्म के समय बालिका की लंबाई 45.4 सेंटीमीटर से कम हो तो वो कौन सी होती है? उसको स्टंटेड श्रेणी में दिया जाता है। अगर 45 सेंटीमीटर होती है तो सामान्य होता है, उसके अधिक होता है डबल स्टंट होता है। और वेस्टेड मतलब होता है कि यदि वजन कम होता है बच्चे का, अगर बच्चे का जो बच्चा जन्म के समय यदि 2.5 किलो से कम होता है तो वो वेस्टेड की श्रेणी में आता है। तो ये याद रखो। और लंबाई अगर कम होती है तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? स्टंटेड की श्रेणी में आ जाएगा। पोषण अभियान कैसा है? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, विश्व बैंक या राज्य निधि या केंद्र प्रवर्तित? तो देखो ये पोषण अभियान केंद्र और राज्य दोनों को मिला के बनाई गई योजना है और इसको विश्व बैंक ने सहायता प्रदान करी है। हाल ही में 400 करोड़ रुपए की सहायता विश्व बैंक ने प्रदान की है इस पोषण अभियान को। पोषण अभियान जो था 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी और सितंबर माह में पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है। और ये जो पोषण अभियान है किसके द्वारा सहायता है? विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। अगला है निप्सिड जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? निप्सिड जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये निप्सिड का फुल फॉर्म है। NIPCD इसको बोलते हैं निप्सिड। और क्या बोलते हैं इसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ये आपके सुपरवाइज़र में, मध्य प्रदेश सुपरवाइज़र में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। अगला है दिशा दर्शन कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? दिशा दर्शन कार्यक्रम में तो महिला समूह जो सहायता, दिशा दर्शन में जो महिला स्व सहायता समूह है उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो खुद की आर्थिक मदद खुद कर सकें। तो याद रखना दिशा दर्शन कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। दिशा दर्शन कार्यक्रम में क्या करते हैं? जो महिला स्व सहायता समूह होते हैं उनको कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला स्व सहायता समूह को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। किसमें? दिशा दर्शन योजना में। अगला है आंगनवाड़ी सेवा योजना हेतु निर्धारित उद्देश्य कितने हैं? 6 निर्धारित उद्देश्य आंगनवाड़ी जो ICDS है उसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसको बोला जाता है। उसके अंतर्गत 6 मेन जो सहायता है, सेवाएं हैं जो प्रदान की जाती हैं, जिसमें टीकाकरण भी है, स्वच्छता भी है, खाद्य सेवाएँ भी हैं, ये सभी चीज़ें जो प्रदान की जाती हैं। ICDS में 6 मुख्य सेवा 6 मेन है, 6 टोटल सेवाएं दी जाती हैं जिसमें 3 जो है वो मुख्य रहती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल देखरेख संस्था के रूप में परिभाषित नहीं है? बाल गृह भी है, विशेष गृह भी है। पालना गृह को किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखरेख संस्था के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। किसको? पालना घर इसमें नहीं है, बाकी सारा जो है बाल गृह, विशेष गृह, खुला आश्रय गृह ये देखरेख संस्था में आते हैं। ये तो नहीं आएगा। नारी निकेतन कहाँ पे संचालित है? ये तो अपने छत्तीसगढ़ के हो गए। अपने मध्य प्रदेश में कहाँ नारी निकेतन संचालित है? तो मध्य प्रदेश में जो नारी निकेतन संचालित है वो है सतना में, उज्जैन में, भोपाल में, ग्वालियर में, 4 जगह पे। कहाँ पर है? सतना में है नारी निकेतन, उज्जैन में है, भोपाल में है और ग्वालियर में है। सतना, उज्जैन, भोपाल, मालवा साइड में उज्जैन में आ गया, पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड साइड में सतना में आ गया, इधर जो भोपाल में आ गया, यहाँ पे मध्य में, और ग्वालियर हमारे चंबल साइड में कहाँ पे आ गया? ग्वालियर में आ गया। ऐसे 4 नारी निकेतन केंद्र हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकार संबंधी कन्वेंशन को कब स्वीकार किया? तो 20 नवंबर 1989 को बालकों के अधिकार संबंधी कन्वेंशन को अंगीकार किया है भारत सरकार ने। कब? साधारण सभा द्वारा किया है। कब किया? 20 नवंबर 1989 को किया। फ्रेंड देख रहे हैं आप कितना अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग प्रकार के। अगला है आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत कितनी सेवाओं का पैकेज दिया जाता है? 6 सेवाओं का पैकेज दिया जाता है। कंगारू मदर केयर की ज़रूरत कब होती है? देखो कंगारू मदर केयर जब ज़रूरत होती है जब बच्चे का जो वजन होता है वो 2.5 किलो से कम होता है। तो जन्म के समय जो कम वजन वाला शिशु होता है उसको कंगारू मदर देखभाल की ज़रूरत होती है। जब बच्चे का वजन कितना होता है 2.5 किलो से कम, उसको क्या करते हैं इसमें क्या होता है ना कि क्यों होती है ये ज़रूरत? बच्चे का जो शरीर में हाइपोथैलेसीमिया हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो शरीर है ना वो ऊष्मा को बहुत ज़्यादा निकालने लगता है, वो ग्रहण उतना नहीं कर पाता है, उतना ज़्यादा ऊष्मा को निकालने लगता है। इसलिए उसको बोला जाता है कि उसको कपड़े निकाल के बच्चे को और उसको माता के शरीर से चिपका देना चाहिए, तो बाकी जो गर्मी होती है वो बच्चे तक मिलती रहती है। तो इसलिए उसको कंगारू मदर केयर बोला जाता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए कितनी मापदंड है में? जो मिनी आंगनवाड़ी है उसके लिए 150 से 400 है। 150 से 400 की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी खोले जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। यही आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में 150 से 300 की संख्या पर खोले जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 150 से 400 की जनसंख्या पे खोले जाते हैं, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट मैं अपने ग्रुप में करवा रही हूँ, ग्रुप में करवाती रहती हूँ। हमारा ऐसा नहीं एक दिन करवा दिया, हम डेली हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो पाए। वीडियो के माध्यम से भी मैं इसी प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन लेके आ रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन पाए। एक ही तरह के टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा पता चला, न्यूट्रिशन में परेशान हो रहे हैं, कोई प्रबंधन में परेशान हो रहा है, कोई गर्भावस्था ही कर रहे हैं, कोई उसको प्लेसेंटा को ही पढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेवल आप देख चुके हैं, सीजी जो सुपरवाइज़र है वहाँ का क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी आंगनवाड़ी के लिए कितना है? 150 400 और आदिवासी क्षेत्रों में मिनी आंगनवाड़ी के लिए कितना है? 150 से 300 है। आंगनवाड़ी के हितग्राही के रूप में शिशुवती माता से क्या है? शिशुवती माता जिसका बच्चा अभी 0 से 6 माह का हो, जिस 0 से 6 माह का हो, मतलब अभी उसने बच्चे को जन्म दिया हो, उसको शिशुवती माता कहते हैं। कौन सी योजना मिशन शक्ति के संबल घटक का एक भाग है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत एक घटक में शामिल कर लिया है, याद रखना। मिशन शक्ति के संबल घटक का एक भाग कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अगला है एक सामान्य महिला की तुलना में एक गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा कितनी है। जैसे कि सामान्य महिला को 45 ग्राम अगर प्रोटीन की मात्रा है, तो अगर वो दूसरी तिमाही आएगी माता की, दूसरी तिमाही से मतलब होता है कि दूसरी तिमाही मतलब 3 से 6 महीने में जब वो गर्भवती का समय होता है, तो इसमें हम 9.5 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम 54.5 हो जाएगा। 54.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहेगा इसको, कब, जब वो 3 से 6 महीने में रहेगी। और इसी 45 में अगर हम 22 ऐड कर देंगे, मतलब 67 ग्राम प्रोटीन इसको चाहिए रहेगा जब वो 6 से 9 महीने की गर्भवती रहेगी। मतलब 67 ग्राम प्रोटीन उसको तीसरी तिमाही में करना रहेगा, जब माता का जो गर्भवती समय रहेगा वो 6वें से 9वें महीने में रहेगा। और दूसरी तिमाही मतलब जब वो तीसरे से 6वें महीने में रहेगा, तो उसको 54.5 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। हमेशा जनरली ये पूछा जाता है कितनी अतिरिक्त, तो प्रोटीन की मात्रा दूसरी तिमाही में 9.5 प्लस चाहिए, जो साधारण जो नॉर्मल ICMR की रिपोर्ट के है उसके अनुसार। उसमें अगर 45 है तो द्वितीय तिमाही में 9.5 अतिरिक्त रहेगी और तीसरी तिमाही में 22 अतिरिक्त रहेगी। इसके अतिरिक्त मतलब इसमें जोड़ के ये पूरा ICMR रिपोर्ट में ट्रिक द्वारा आप लोगों को करवा दूंगी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ग्रुप में मैं ट्रिक द्वारा, आज मैंने हमारे ग्रुप में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पूरे अध्याय बहुत अच्छे से ट्रिक द्वारा करवाए हैं। शायद ही है कोई लड़की जिन्होंने ट्रिक याद की हो हमारे ग्रुप से, उनको वो ट्रिक, वो उनको कोई भी अध्याय अब वो भूले, कहीं से भी कोई भी अध्याय आ जाएगा वो ज़रूर कर पाएंगी। कौन सा टीका गर्भवती महिला को लगा, रोटा वायरस नहीं लगाया, बच्चे को लगाया जाता है लूज मोशन के लिए। MMR जो होता है मीजल्स मॉम्स रूबेला वैक्सीन होती है, भी नहीं लगाया जाता। टिटनेस का TT का टीका जरूर महिला को लगाया जाता है। इसकी 3 डोज होती हैं जो गर्भवती महिला को दी जाती हैं प्रतिरक्षात्मक आवरण प्रदान करने के लिए। तो कौन सा टीका गर्भवती महिला को दिया जाएगा, टिटनेस का दिया जाएगा। अगला है पोषण अभियान के अंतर्गत जो पात्रता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका को प्रदर्शन आधारित मासिक प्रोत्साहन राशि क्या दी जाती है। देखो जनरली नॉर्मली ही जो कार्यकर्ता होती हैं या आंगनवाड़ी सहायिका होती है, उनकी एक पर्टिकुलर एक सैलरी होती है कि उनको 10,000 12 15 इतना सैलरी दी जाती है। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे कि एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, इंसेंटिव जिसको हम जनरली बोलते हैं, तो ये इनको भी दिया जाता है यदि वो बच्चे की पोषण संबंधी, उनकी आंगनवाड़ी केंद्र में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं होता है, अब पर्याप्त पोषण मिलता है, तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वो कितनी दी जाती है, तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहती हैं उनको 500 रुपये राशि दी जाती है, और जो आंगनवाड़ी सहायिका रहती हैं उनको 250 रुपये की राशि दी जाती है प्रोत्साहन राशि। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये, जितनी भी सैलरी उनकी मिलेगी उसको अलग है, ये प्रोत्साहन राशि होती है, इंसेंटिव बोल सकते हैं इसको, ये दिया जाता है। अगला है कौन सा महिला हेल्पलाइन नंबर है, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है घरेलू हिंसा उत्पीड़न के लिए, और 1098 जो है बाल हेल्पलाइन नंबर है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए 1098 है और महिलाओं के लिए 181 नंबर होता है। एक गर्भवती महिला के लिए क्या क्या आवश्यक है, पर्याप्त पोषण आहार, पर्याप्त विश्राम और IFA अनुपूरन। IFA का मतलब क्या होता है, तो फॉलिक एसिड, आयरन जो, और फॉलिक एसिड की जो I से हो जाएगा यहाँ पे आयरन और F से हो जाएगा फॉलिक। तो आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होंगी उनका जो लेना होगा वो गर्भवती महिला के लिए आवश्यक होगा। तो ये उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएंगे। प्रथम 1000 दिवस से क्या तात्पर्य है, तो प्रथम जब बच्चा का जन्म होता है या जब गर्भवती महिला गर्भ धारण करती है, उसके बाद से उसका बच्चा जब 2 साल तक का नहीं हो जाता है, मतलब 24 महीने का नहीं हो जाता, तब तक का जो समय है वो प्रथम 1000 दिवस कहलाता है महिला का। क्योंकि वो जब से गर्भवती होती तब से उसके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होता है और वो 2 साल तक रहता है। तो मतलब जब तक उसका बच्चा 2 साल तक नहीं हो जाता, तो गर्भधारण से शिशु की आयु 24 माह होने तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, प्रथम 1000 दिवस कहलाता है। 2 साल याद रखिएगा। अगला है 3 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र में गर्म पके हुए भोजन में कितना प्रोटीन और कैलोरी निहित होता है। गर्म पका हुआ जो भोजन होता है 15 ग्राम प्रोटीन, 512 किलो कैलोरी, 8 ग्राम, 19 ग्राम। देखो ये 15 ग्राम प्रोटीन लगभग दिया जाता है और 512 किलो कैलोरी लगभग 3 से 6 वर्ष के बच्चे को दी जाती है। मतलब ऐसी मात्रा होती है, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा और 500 किलो कैलोरी दी जाएगी।
NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कम वजन के कुपोषण की श्रेणी में कितनी कमी। तो देखो ये हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, सीजी छोड़ देते हैं, तो कुपोषण में मध्य प्रदेश में 3% की कमी आई है। कितनी कमी आई है मध्य प्रदेश में कुपोषण में? 3% की कमी मध्य प्रदेश कुपोषण में आई है। आंगनवाड़ी केंद्र में वर्ष में न्यूनतम कितने दिवस पूरक पोषण आहार दिया जाता है? तो आंगनवाड़ी केंद्र में 300 दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है? 300 दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18 में पेपर ये देख रही थी तभी मेरे को आ रहा था कि ये पेपर का लेवल इतना अच्छा उन्होंने दिया है ना कि आपको इसी तरह के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, ना कि एक ही टॉपिक के पीछे बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़े रहना चाहिए। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बाल देखरेख संस्थाओं से निर्मुक्त होने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित है? तो 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूर्ण कर ली है और बाल देखरेख संस्था से जो निर्मुक्त हो गए हैं उनके लिए जो योजना आरंभ की गई है वो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और ये जो देखरेख संस्था से निर्मुक्त हो गए। अब बाल आशीर्वाद योजना के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, इनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है कौन सी राज्य वित्त पोषित योजना घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2015 के क्रियान्वयन के लिए? हमारे मध्य प्रदेश में इसमें से कोई नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में आरोग्यम नामक एक योजना इसके साथ चलाई जा रही है घरेलू हिंसा, तो ये अपने काम का नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश बाल संदर्भ योजना कब आरंभ की गई? 2009 में आरंभ की गई थी और ये कुपोषण से संबंधित है। कुपोषित हुए बच्चों को पोषित करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत वधू बैंक के खाते में कितनी राशि दी जाती है? तो हमारे यहाँ जो दी जाती है वो 55,000 की राशि मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत दी जाती है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में निजी संस्थानों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अधिकतम 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अगला है 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू ईट की निर्धारित दैनिक मात्रा कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 200 ग्राम मात्रा इसमें निर्धारित की गई है, तो लगभग इसका यही आंसर 200 ग्राम दिख रहा है, तो यही आ जाएगा 6 माह से 3 आयु तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता के क्या कर्तव्य हैं? पीड़ित महिलाओं को सहायता देना ये कर्तव्य है। यौन उत्पीड़न का दंडात्मक परिणाम प्रदर्शित करना है, मतलब दंड देना नहीं है लेकिन बताना है कि यदि अगर आप ऐसा करोगे तो ये दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो ये और भी दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। रोटा वायरस जो टीका है किस बीमारी से बचाव करता है? रोटा वायरस लूज मोशन या दस्त से बचाव करता है। कौन सी सेवा वात्सल्य के तहत गैर संस्थागत देखरेख में नहीं आती? देखो छात्रवृत्ति दी जाती है, ये आता है लगभग 4,000 रुपये की छात्रवृत्ति वात्सल्य योजना में दी जाती है। पश्चातवर्ती देखरेख भी होता है, पोषण देखरेख भी होता है। प्रवर्तकता या स्पॉन्सरशिप इसमें नहीं दी जाती। प्रवर्तकता मतलब होता है स्पॉन्सरशिप, ये इसके अंतर्गत नहीं दी जाती मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। मानचित्र की जो रेटिना पर छवि है वो कैसी बनती है? मानचित्र की रेटिना पर छवि वास्तविक और उल्टी बनती है। फ्रेंड्स, इस तरह के हमारे नोट्स हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं और इस तरह का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा हमारे सुपरवाइज़र नोट्स में, तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारे ग्रुप से जुड़ के तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी प्रकार के पेपर हम ग्रुप के माध्यम से भी हल करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो, और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।